जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। आज का आपका साइंस का नया टॉपिक है वैद्युत धारा। जैसे कि आपने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था स्थिर वैद्युत की, जिसमें आवेश जो था स्थिर अवस्था में था, उस पर अध्ययन हमने किया। अब आवेश जो होगा वो प्रवाहित होगा, उस पर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी आवेश गति की अवस्था में होगा। तो आपका टॉपिक है क्या? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होता है? अगर हम आवेश की समय दर के हिसाब से गति का अध्ययन करें तो उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी चालक में किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित धारा, एकांक समय में प्रवाहित आवेश। ठीक है, क्या कहा? किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश जो होता है उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब जो वैद्युत धारा होती है वो आवेश प्रवाह की दर होती है, आवेश प्रवाह की समय दर। ठीक है, आवेश बटे समय बराबर होता है वैद्युत धारा। क्या होता है? वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो I बराबर Q बटे T। ठीक है, वैद्युत धारा का जो मात्रक है, अगर हम वैद्युत धारा के मात्रक की बात करें तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम और समय का मात्रक हो गया सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड। अब जो ये कूलाम प्रति सेकंड है इसे ही कहा जाता है एम्पियर। यानी अगर आप देखते हैं कि वैद्युत धारा का मात्रक, तो उसमें कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है और एम्पियर भी हो सकता है। ठीक है, और एम्पियर को ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एम्पियर को कैसे? ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं मापक यंत्र की। किसकी बात करते हैं? मापक यंत्र। ठीक है, मापक यंत्र क्या होता है? इस मतलब वैद्युत धारा को मापने के लिए एक यंत्र प्रयोग किया जाता है, एक युक्ति प्रयोग की जाती है। उस मापक यंत्र का नाम क्या है? उस मापक यंत्र का नाम है एमीटर। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है एमीटर का प्रयोग। एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एमीटर जो होता है वो परिपथ के साथ, ये बात आप ध्यान रखना, एमीटर जो होता है वो परिपथ के साथ कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्या जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किसके साथ? परिपथ के साथ। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एमीटर परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम के बारे में हम आगे टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम क्या होता है? अच्छा जी, अब जो एमीटर होता है वो एमीटर बनता कैसे है? एमीटर जो होता है वो गैल्वेनोमीटर से बनता है, गैल्वेनोमीटर से बनता है। गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर से? एमीटर। तो वो बनता कैसे है? वो बनता है जब गैल्वेनोमीटर के साथ गैल्वेनोमीटर के साथ आप क्या जोड़ दोगे? एक शंट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? एक शंट। और वो भी कैसे? शंट को समांतर क्रम में जोड़ दोगे। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगा दिया? समांतर क्रम में शंट जोड़ दिया। इसे हम क्या कर देते हैं? गैल्वेनोमीटर के साथ क्या जोड़ दिया जाता है? समांतर क्रम में शंट को जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं ये शंट होता क्या है? ये शंट होता है एक निम्न प्रतिरोध। क्या होता है?
निम्न प्रतिरोध। ठीक है, अब निम्न प्रतिरोध को कहीं में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़ते ही ये ध्यान रखना, एमीटर का जो प्रतिरोध हो जाता है वो भी क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आई बात। तो आप यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो लगभग नगण्य होता है, लगभग नगण्य यानी लगभग शून्य होता है। जितना कम प्रतिरोध होता है, जितना कम प्रतिरोध होगा यानी कम प्रतिरोध और अच्छा एमीटर, जितना कम प्रतिरोध होगा उतना ही अच्छा एमीटर होगा। समझ में आई बात। एक बार और सुन लीजिए, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है, या आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा जाता है। वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है आपका Q/T। क्या होता है, Q/T। आवेश हो गया Q, समय हो गया T, I हो गया धारा। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड कह लो, या फिर कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। यानी वैद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। और मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, मापने के लिए एमीटर प्रयोग किया जाता है। मापने के लिए एमीटर प्रयोग किया जाता है और ये एमीटर परिपथ के साथ सरणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को परिपथ के साथ कैसे जोड़ा जाता है, सरणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये एमीटर बनाया कैसे जाता है, एमीटर बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर की सहायता से, गैल्वेनोमीटर की सहायता से। ठीक है, अब वो कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर में शंट के साथ यानी गैल्वेनोमीटर में को समांतर क्रम में शंट के साथ जोड़ा जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में क्या जोड़ देते हैं, शंट। अब ये शंट क्या होता है, शंट होता है कि निम्न प्रतिरोध। शंट क्या होता है, निम्न प्रतिरोध। अब ये ध्यान रखना है कि जिसका जो एमीटर होता है, एमीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है। नगण्य मतलब जितना कम प्रतिरोध होगा, जितना कम प्रतिरोध होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, एमीटर होगा। समझ में आई बात। उसके बाद ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर मैंने आपको पहले भी बताया था जब मापक यंत्र पढ़ाए थे। गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। ये धारा को मापता नहीं, लेकिन ये पता चलता है इससे कि धारा प्रवाहित हुई है या नहीं। ठीक है, धारा का पता करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर प्रयोग किया जाता है। ये आपका वैद्युत धारा का टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है आपका एक पॉइंट, इसमें कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है 1 एम्पियर। क्या पूछ लेता है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, यानी 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखें, आपको पता है I बराबर Q/T होता है। I बराबर क्या होता है, Q/T। अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाए, क्या 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाए तो क्या हो जाता है, वो वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। समझ में आई बात। तो ये आपका वैद्युत धारा का टॉपिक यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रतिरोध। ठीक है, क्या बात करें हम, किसकी बात करें, प्रतिरोध की। ये प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसी चालक का गुण होता है। ये बात आप ध्यान रखें, चालक का गुण। ठीक है, किसी भी चालक का एक गुण जो चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, यानी धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। ठीक है, तो ये गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध। समझ में आई बात, क्या होता है, प्रतिरोध। अच्छा जी, अब ये क्या होता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, कहीं से R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। प्रतिरोध का जो मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम होता है ये, इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। इस चिन्ह का नाम है ओमेगा, यानी प्रतिरोध का जो मात्रक ओम है उसको ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है,
ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध होता है किसी भी चालक का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक के अंदर वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, बड़े आर से प्रदर्शित करते हैं, और मात्रक का जो चिन्ह है वो है ओमेगा। ठीक है, ओमेगा किसे प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ओम को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है ओम का नियम। कहता है नेक्स्ट पॉइंट ओम का नियम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, देखिए ओम का नियम है यदि ये कोई चालक है और इस चालक में आपने आई धारा प्रवाहित करनी हो तो आपको इसके सिरे पर एक विभवांतर उत्पन्न करना पड़ेगा, विभवांतर देना पड़ेगा। अब ओम क्या कहते हैं कि किसी चालक को दिया गया विभवांतर, किसी चालक को दिया गया विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या, किसी चालक को के सिरों पर दिया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यही ओम का नियम है। ठीक है, अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक ले लेते हैं जिसका नाम है प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। यहाँ पे आर क्या है, एक प्रतिरोध। ठीक है, आर क्या हुआ, प्रतिरोध। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें, इसमें ये क्या है कि नियतांक है, इसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। और ओम का नियम क्या कहता है कि विभवांतर जो होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है, किसकी धारा के, चालक में प्रवाहित धारा के। ठीक है, अब ये जो आर है ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, जो आर है वो एक क्या है, चालक का गुण है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आर जो होता है अगर हम इस आई को इधर ले जाए तो आर बराबर वी बटे आई हो जाता है, आर बराबर वी बटे आई। तो यहाँ से आप देखिए, आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो विभव और धारा का अनुपात भी होता है, विभव व धारा दोनों का जो अनुपात होगा उसे भी हम प्रतिरोध कह सकते हैं। लेकिन इसकी सही डेफिनेशन यही है, ये एक गुण है जो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, और इसका मान होता है आर बराबर वी बटे आई, इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, अच्छा इसका मात्रक ये भी कह सकते हैं कि ये वोल्ट, इसका मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी अगर कहीं ऑप्शन में आपको मिले तो भी इसका आंसर ऑप्शन ये सही है, वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका ऑप्शन सही है, और ओम भी इसका मात्रक ही है, यानी ओम और वोल्ट प्रति एम्पियर ये दोनों इसके क्या है, मात्रक है। समझ में आई बात, ये हो गया आपका क्या, प्रतिरोध। अब उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रतिरोध है वो किस किस बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप चालक की लंबाई को इंक्रीज करते हैं, चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालक की लंबाई को जैसे जैसे आप बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर लंबाई को आपने घटाया तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। यानी जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा, यानी L बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ा और L घटा तो प्रतिरोध भी घटा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो R है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा क्षेत्रफल के। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर R बढ़ता है तो R बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, यानी पतला करना पड़ेगा। जितना पतला तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अगर R कम करना है तो क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और एक पॉइंट है तापमान। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखें, इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तापमान का मतलब है चालक का जो प्रतिरोध है वो तापमान के बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा अगर धातु है।
अगर धातु चालक है कोई, अगर धातु चालक है तो प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, और अगर अधातु है तो ये उल्टा हो जाएगा, अधातु के लिए तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद अगर मिश्र धातु है, अगर मिश्र धातु है, अगर क्वेश्चन में आपको मिश्र धातु लिखा मिल रहा है तो तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान बढ़े या घटे। ठीक है, और मिश्र धातु कहाँ प्रयोग की जाती है? मिश्र धातु प्रयोग की जाती है आपका हीटर में, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, जो वैद्युत हीटर होता है, जो घरों में प्रयोग किए जाते हैं, और साथ ही साथ कहीं में प्रयोग किया जाता है आयरन यानी प्रेस में, इलेक्ट्रिक विद्युत प्रेस। ठीक है, तो क्या है, आपने क्या देखा? आपने देखा जो प्रतिरोध होता है वो अनुक्रमानुपाती है लंबाई के, और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है किसके? क्षेत्रफल के। तो क्या करते हैं, प्रतिरोध को क्या लिख सकते हैं हम? अनुक्रमानुपाती L/A ये लिख सकते हैं। अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक ले लिया, क्या? रो। क्या नाम ले लिया? रो। ठीक है, अब ये रो क्या है? ये रो, ये नियतांक है रो। ठीक है, अब ये रो जो होता है ये किसे प्रदर्शित कर रहा है? प्रतिरोधकता। किसे प्रदर्शित कर रहा है? प्रतिरोधकता। अब ये जो प्रतिरोधकता है, ये प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्या कहा जा सकता है? विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, क्या कहा? जो प्रतिरोधकता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। दोनों में से आप किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रतिरोधकता है क्या चीज़? ये प्रतिरोधकता आप देखिए, अगर कोई चालक है, क्या है? अगर कोई चालक है और इस चालक की लंबाई 1 मीटर है, इस चालक की लंबाई 1 मीटर है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A जो है वो भी 1 मीटर स्क्वायर है, यानी क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई भी 1 मीटर। तो R बराबर रो, L की जगह भी 1 आ गया और क्षेत्रफल की जगह भी 1 आ गया, तो 1/1 1 ही रहेगा, यानी प्रतिरोध जो हो जाएगा प्रतिरोधकता के बराबर हो जाएगा। मतलब जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता जो होती है वो प्रतिरोध के बराबर होती है, लेकिन कब होती है? जब लंबाई भी 1 मीटर हो और क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो। यानी अगर इसे डिफाइन करने लगे, अगर इसकी परिभाषा हम परिभाषित करने लगे, तो चालक की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होगी यदि चालक की लंबाई 1 मीटर और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, किसी 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले एकांक लंबाई के चालक का जो प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो कैसे निकाल लेंगे? आप देखिए जरा, विशिष्ट प्रतिरोध अगर इसे हम यहीं रखें तो ये जो क्षेत्रफल है ये कहाँ चला जाएगा? R के साथ चला जाएगा, R/L। ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाएगा? रो। R क्या हो गया? प्रतिरोध। R क्या हो गया? प्रतिरोध। और A क्या हो गया? क्षेत्रफल। उसके बाद L क्या हो गया? लंबाई। ठीक है, अब जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, L का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बन गया? ओम मीटर। क्या बन गया? ओम मीटर। तो इसका मतलब आप यहाँ से समझ लीजिए कि विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका प्रतिरोधकता, प्रतिरोध यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन इसमें से और भी आ सकता है, वो क्या है कि
प्रतिरोध जो होता है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो विभव व धारा इन पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस किस पर निर्भर नहीं करता? प्रतिरोध जो होता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक के दिए गए विभव और धारा पर निर्भर नहीं करता। तो किस पे निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, और जो पदार्थ आप यूज कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या? उसके बाद आता है आपका ओमीय प्रतिरोध। क्या आता है? ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं? जो ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद आता है आपका अनओमीय परिपथ या अनओमीय प्रतिरोध। यहाँ प्रतिरोध की जगह परिपथ भी वर्ड आ सकता है, तब भी वही बात रहेगी, सेम, ठीक है। तो जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें क्या कहेंगे? अनओमीय परिपथ कहेंगे या अनओमीय प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या? चालकता। क्या आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट? चालकता। ठीक है। चालकता क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। चालकता क्या होता है? ये बात ध्यान रखना, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है क्या? चालकता। चालकता क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब चालकता का जो मात्रक है, चालकता का मात्रक होता है क्या? अब प्रतिरोध का मात्रक आपको पता ही है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो चालकता का मात्रक हो जाएगा मोह। क्या हो जाएगा? मोह, या ओम की पावर -1। ओम की पावर -1, दोनों में से कोई भी मात्रक आप लिख सकते हैं, या जो भी मात्रक आपको ऑप्शन में मिले वही आंसर सही है। मोह भी हो सकता है और ओम इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। क्या? चालकता का मात्रक। उसके बाद आता है विशिष्ट चालकता। क्या आता है? विशिष्ट चालकता, ठीक है। ये विशिष्ट चालकता क्या है भाई? विशिष्ट चालकता होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। समझ भाई बात? अब इसका मात्रक क्या होगा? विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होगा वो होगा आपका मोह। और भाई आप यहाँ से पहले एक बात ये ध्यान रखें, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक बताया था, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताया था ओम मीटर बताया था। अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा हो जाएगा मोह और मीटर की घात -1, या ओम की घात -1 मीटर की घात -1, ठीक है। ये हो गया क्या? विशिष्ट चालकता का मात्रक, ठीक है भाई। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो गया आपका? मोह मीटर इनवर्स, या ओम की घात -1 और मीटर की घात -1, ठीक। यहीं से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रतिरोधों के संयोजन पर। किस पर पूछा जा सकता है? प्रतिरोधों के संयोजन पर, ठीक। प्रतिरोधों का संयोजन, दो तरीके से हम प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों के संयोजन का मतलब है जोड़ना, प्रतिरोधों को जोड़ना आपस में। तो प्रतिरोधों के संयोजन को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन।
ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक, अब ये श्रेणी क्रम संयोजन है और जो समांतर क्रम संयोजन है वो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे। जैसे आपने देखा होगा, आपने बल्ब जो है सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहें तो जो बल्ब होते हैं, बल्ब उन्हें सीरीज में जोड़ा होगा, सीरीज में, तो वो जो सीरीज हम करते हैं उसे ही हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे एक बल्ब ये हो गया, ठीक, क्या हो गया, एक बल्ब ये आप बना दीजिए, दूसरा बल्ब एक ये हो गया, इसका एक एंड जो होता है, एक सिरा ये और इसका एक सिरा, दोनों को आपस में जोड़ दिया, और ये दोनों जो सिरे बचे इन्हें आपने क्या जोड़ दिया, मेन वायर से जोड़ दिया, मेन तार से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये सीरीज हो गया, ये सीरीज मतलब श्रेणी क्रम संयोजन बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध, वो कोई भी हो सकते हैं, उनका एक एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, श्रेणी क्रम संयोजन। यानी ये R1, ये R2, ये R3। ठीक है, अच्छा, इसकी खास बात आपको क्या याद रखनी है, इसमें जो होता है प्रतिरोध, जो इन सब का कुल प्रतिरोध होता है जिसे हम तुल्य प्रतिरोध कह सकते हैं, इन सब का जो जोड़ होगा जिसे हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, वो अलग अलग प्रतिरोधों से अधिक होता है। क्या, अलग अलग प्रतिरोधों से अधिक होता है। ठीक, क्या हो गया, जो ये प्रतिरोध होता है R1, R2, R3, इन सब का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो R1 से भी अधिक होगा, R2 से भी अधिक होगा, R3 से भी अधिक होगा। और जो R तुल्य आएगा, R तुल्य वो किसके बराबर आएगा, R1 + R2 + R3। ठीक है, यानी इसमें बढ़ जाता है प्रतिरोध। अगर बढ़ाना है तो क्या हो जाता है, उन्हें आप क्या कर दोगे, श्रेणी क्रम में संयोजित कर दोगे। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से जो धारा है वह समान धारा प्रवाहित होगी, यानी जितनी धारा पहले प्रतिरोध से प्रवाहित होगी, जितनी इससे प्रवाहित होगी उससे इतनी इससे और इतनी ही इससे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप विभव की बात करोगे तो विभव सबका अलग अलग होगा। ठीक है, धारा सब में एक ही रहेगी, लेकिन विभव सबका अलग अलग, V1, V2, V3, वो डिपेंड करेगा, वो निर्भर करेगा कि प्रतिरोध कैसा है। अगर बड़ा प्रतिरोध है तो विभव कम, V = IR से आप निकाल सकते हैं, जो ओम का नियम है, V = IR से। अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो विभव भी ज़्यादा लेगा, अगर प्रतिरोध का मान अधिक है तो विभव भी ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आता है समांतर क्रम संयोजन। घरों में जो फिटिंग करी जाती है, जो घरों में वायरिंग की जाती है, तार जोड़े जाते हैं या कोई भी युक्ति लगाई जाती है, वे सब समांतर क्रम में लगाई जाती है। तो समांतर क्रम का मतलब है जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन सब का एक एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। इस तरीके से सारों का एक एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आप समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। इसकी खास बात होती है कि इसमें प्रतिरोध कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तुल्य प्रतिरोध। क्या? तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घट जाता है। और उसका मान क्या आएगा? R का उल्टा, यानी 1/R1 1/R2 1/R3, यानी ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे क्या होता है? धारा अलग अलग बट जाती है। अगर आपने इसमें I धारा प्रवाहित करी तो सब में अलग अलग धाराएं जाएगी। इसमें सब में अलग अलग धाराएं जाएगी, यानी धारा जो है, धारा का मान कम होता चला जाता है हर एक प्रतिरोध में, लेकिन विभव सब में समान ही रहेगा। इस सिरे के और इस सिरे के बीच में जो विभव रहेगा वो एक ही रहेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे विभव जो होता है वो अलग अलग होता है, यहाँ पे विभव एक होता है, यहाँ पे धारा एक होती है, यहाँ पे विभव एक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों एक दूसरे के
उल्टे हैं। इसमें जो तुल्य प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, घट जाता है। इसमें तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ गए? ठीक है, ये आपका प्रतिरोधों का संयोजन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। ठीक, अच्छा, उसके बाद आता है आपका वैद्युत शक्ति। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति क्या होता है? वैद्युत शक्ति होता है ऊर्जा व्यय की दर। क्या? ऊर्जा व्यय की दर। ठीक है, यानी किसी विद्युत उपकरण की ऊर्जा व्यय की दर, यानी कितने वो एकांक समय में जितनी ऊर्जा खर्च होगी किसी भी उपकरण द्वारा, विद्युत उपकरण द्वारा एकांक समय में जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसे हम क्या कह देते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे समय। एकांक समय में किया गया कार्य किसके द्वारा? वैद्युत उपकरण के द्वारा, या ऊर्जा व्यय बटे समय। ठीक है, ऊर्जा व्यय बटे समय वो किसके बराबर होगी भाई? वैद्युत शक्ति के। ठीक, अब कार्य का या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो शक्ति का मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड। शक्ति का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? वाट। क्या कहा जाता है? वाट। जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। इसके और भी बहुत सारे सूत्र हैं। P = VI, ये भी इसका एक सूत्र है। P = I²R, ये भी इसका एक सूत्र है। P = W/T, ये भी इसका सूत्र है। एक P = V²/R, ये भी इसका एक सूत्र है। ये इसके बहुत सारे सूत्र है, ये भी आपको याद रखनी है। ये ध्यान रखें कि शक्ति का मात्रक वाट होता है और जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वैद्युत फ्यूज। क्या आता है? वैद्युत फ्यूज। वैद्युत फ्यूज क्या होता है? वैद्युत फ्यूज एक तरीके से एक चालक तार होता है। क्या होता है? एक चालक तार होता है। ठीक, जिसका उच्च प्रतिरोध होता है। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध। एक ऐसा चालक तार जिसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है, लेकिन उसका गलनांक क्या? जिसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक बहुत कम होता है मतलब जब ज़्यादा वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या हो जाता है? गल जाता है। गल के मतलब वो पिघल जाता है और टूट जाता है। तो ऐसे चालक तार को ही हम क्या कह देते हैं? वैद्युत फ्यूज कहते हैं। क्या कह देते हैं? वैद्युत फ्यूज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्या? ट्रांसफार्मर। क्या आता है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टता की वैद्युत धारा को क्या? उच्च वोल्टता की वैद्युत धारा को निम्न वोल्टता की वैद्युत धारा में परिवर्तित करती है, या निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता की वैद्युत धारा में परिवर्तित करती है। यानी निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की वैद्युत धारा में परिवर्तित कर सकती है, यानी दोनों काम कर सकती है। ठीक है, आपका जो आगे के टॉपिक है इसमें जैसे कि आपका वैद्युत मोटर है, एक हो गया वैद्युत मोटर और एक डायनमो। ये दोनों टॉपिक मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिए हैं। क्या? फिर भी मैं एक बार छोटी सी बात आपको बता दूं। जो वैद्युत मोटर होता है, वैद्युत मोटर क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को बस इतना ही क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? सॉरी, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, और जो डायनमो होता है, डायनमो वैद्युत मोटर का उल्टा काम करता है। वो है
यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो साइंस का ये वाला टॉपिक आपका विद्युत धारा जो है और स्थिर वैद्युतिकी दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कल आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।